हमें हर चीज़ क्यों इंपोर्ट करनी पड़ती है, छोटी से छोटी चीज़ भी पाकिस्तान को सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। सालाना हम जो है तकरीबन 2 बिलियन की जो है ना, देखे ना इधर पाकिस्तान में भी फायरवॉल लगा दी। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन तो एकदम अब्रप्टली अफेक्ट करती है। हम इस चीज़ से महरूम क्यों हैं पाकिस्तानी? आपको अगर याद हो कि जब ये यूक्रेन की और रशिया की वॉर हुई है तो एक इशू ये भी है कि हमारे टैक्स कलेक्शन में भी प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट हमें टैक्स तो ऑलरेडी ले रही है ना। मैं ये नहीं बात करता उनके पास पैसा ज्यादा है। जैसे इन्फ्लेशन पाकिस्तान में, अनएम्प्लॉयमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 8% पे जा रही है। जो गरीब इंसान था वो तो ऑलमोस्ट मर चुका है। आटे की बोरी की कीमत 100 रुपए से होकर 200 पे चली जाएगी। हजरत उमर का फरमान है कि अगर किसी मुल्क में गरीब इंसान चोरी करता है, डकैती करता है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट कि यार बाहर से डॉलर क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान? आता है फ्यूल वगैरह वो बाहर से आता है। पेपर पाकिस्तान में चलता ही नहीं है। हाँ, हम लोग को ना असल में टैक्स बहुत बचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगियों को भरपूर तरीके से मज़े में इंजॉय कर रहे होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। वेलकम टू गॉसिप। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है अली और मेरे साथ होते हैं मेरे दोस्त इमरान। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है हर पाकिस्तानी की प्रॉब्लम है। वैसे तो तकरीबन आई वुड से कि पूरी दुनिया ही इस मसले में घिरी हुई है, मगर हमारा मुल्क पाकिस्तान इस मसले में पाँव से लेकर सर तक और सर से लेकर पाँव तक घिरा हुआ है इस मसले के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई जो कि हर गरीब, हर मिडिल क्लास, हर लोअर मिडिल क्लास के घर की कहानी है। इसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी खुदकुशियाँ भी होती हैं, लोगों की शादियाँ ख़त्म होती हैं, लोगों के घर तबाह होते हैं, बर्बाद होते हैं, नौजवान अपनी ज़िंदगियों में आगे नहीं बढ़ पा रहे, हर तरह के वो बुरे काम में लग चुके हैं। नशा, स्ट्रेस की वजह से महंगाई ने हमारे हर इंसान की कमर तोड़ दिया पाकिस्तान के अंदर। आइए इस टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आप लोगों से एक गुजारिश है जो मैं हमेशा करता हूँ कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी अपनी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम टॉपिक का आगाज़ करते हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। यार आज का टॉपिक ऑफ कोर्स हमारी कोशिश ये होती है कि हम जब टॉपिक हमेशा ऐसे ही बनाएं जो हमारी पाकिस्तान की आवाम से रिलेटेड हो। ऑफ कोर्स आज का जो टॉपिक है आई थिंक सो डिप्रेशन के बाद और एंग्जाइटी वाले टॉपिक के बाद, डिवोर्स वाले टॉपिक के बाद, टॉपिक आई थिंक सो हर पाकिस्तानी, हर मिडिल क्लास इंसान की प्रॉब्लम है। हम बात करेंगे आज महंगाई जैसे चल रही है पाकिस्तान में। तो एज यू नो कि अब मैं आपसे हमेशा किस तरह के सवाल करता हूँ, आप बताएं कि आपको मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि देखें जो पाकिस्तान में महंगाई चल रही है क्या उसकी वजह है? क्या पाकिस्तान जो है वो, मतलब देखें आपने भी पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारी, हमने भी गुजारी, इतने महंगाई कभी भी नहीं थी जो महंगाई आज है। हम भी जाते हैं पाकिस्तान हॉलीडेज़ पे कभी कभार, मतलब ऐसा हो गया कि आप लाख रुपए घर से बाहर लेके निकलें तो शाम तक आएंगे तो मैं उसमें 30-35 हज़ार ही बचते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब इतनी महंगाई पाकिस्तान में क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए ये जो टॉपिक है ऑब्वियसली हर बंदे को इससे कंसर्न हो सकता है और हुआ भी है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे जो है कुछ अपर मिडिल क्लास फैमिलीज भी इफ़ेक्ट हुई हैं। एट द मोमेंट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला चल रहा है ना इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में, वो इन्फ्लेशन और पॉवर्टी है। ड्यूरिंग माई रिसर्च में एक रिपोर्ट देख रहा था, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक मई 2023 में जो उन्होंने बताया कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 37.97% इंक्रीज हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। जब आपका इन्फ्लेशन रेट इतना ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी जो बाकी चीज़ें उससे इफ़ेक्ट होंगी, और ये 50 साल पिछला जो हिस्ट्री का दौर है उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट। और अब आप देखें एक और केस स्टडी बताती है कि जो फूड आइटम्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 45% इंक्रीमेंट में गई। आपको याद होगा कि आटे का और शुगर का पिछले दिनों बढ़ान था। जी जी बिल्कुल। तो ये स्काई रॉकेट चला गया। ठीक है। दूसरा एक और रिसर्च कर रहे थे, उनमें उन्होंने बताया कि सर के जो कराची की फैमिलीज़ पे उन्होंने किया है कि 70% ऑफ द पीपल वो जो है अपनी इनकम को बेसिक नेसेसिटीज़ में लगा देते। सर जी मैं बिल्कुल कराची से हूँ तो इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल मुझे अच्छी तरीके से। तो आप देखें ना, अगर आप एक फैमिली एनर्जी क्राइसिस, फ्यूल की वजह से जो है वो बिल्डिंग में लगा देगी तो ऑब्वियसली उनके पास इमरजेंसी स्पेंडिंग और सेविंग्स बहुत कम चली जाएगी। और आई थिंक इसमें ज़्यादातर जो है हमारी गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट कह लें कि उनकी पॉलिसीज़
जो प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं हुई और यहाँ तक नौबत आ चुकी है। देखिए, मैं भी अपने फ्रेंड से बात करता रहता हूँ पाकिस्तान में, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं कराची में ख़ास करके, जैसे पता है मैं कराची से हूँ। अगर उनसे कभी बात करो ना तो वो यही कहते हैं कि यार तनख्वाह लाख है, 1.25 लाख है। अगर बिल्कुल कोई अगर काम ना हो ना, लाइक कोई इमरजेंसी ना आए, मेडिकल इमरजेंसी ना हो, किसी की शादी ब्याह ना हो, कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग ना आ जाए, तो हमारा घर सेट चल रहा होता है। और अल्लाह ना करे बीच में कोई दुख बीमारी आ जाए या कोई भी मसला हो जाए फैमिली के साथ, तो हमारा जो बजट है ना वो बिल्कुल जिसे कहते हैं आउट हो जाता है। आई मीन लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, इट्स अ गुड अमाउंट आई वुड से। मगर एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास बंदा भी इससे इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, खैर मैं सेकंड सवाल पे आता हूँ अपने। देखें, अभी अपने बात की इन्फ्लेशन की ना पाकिस्तान में, तो आपको लगता है कि इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में ही ऑल ओवर द वर्ल्ड है? देखिए, हम भी यूके में रहते हैं, आप भी यूके में रह रहे हैं पिछले कुछ 2.5-3 साल से, तो आपको क्या लगता है कि आपको 2.5-3 साल से कुछ फ़र्क लगा है यूके की महंगाई में जब से आप आए और अब तक? मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो बताता हूँ। लास्ट ईयर और या उससे प्रीवियस ईयर जब मैं यूके में आया था तो इन्फ्लेशन ऑब्वियसली यहाँ पर भी बैडली हिट की थी। इफ़ यू कंपेयर विद द प्राइसेस, अब आप देखें कि जो कम यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस थी ना वो अब्रप्टली इंक्रीज हो गई थी, नॉट इन हंड्रेड्स, इन थाउजेंड्स। जहाँ पर एक यूनिवर्सिटी 10,000 पाउंड 12,000 पाउंड ले रही थी, उसकी फ़ी 14,000 15,000 चली गई और अब वो 20,000 पे चली गई है। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब हम रह रहे थे, आपको याद होगा कोविड का जब बिल्कुल ख़त्म हुआ था, नया नया एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ गया था। उस एनर्जी क्राइसिस में इन्होंने इसको कैसे डील किया, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी या गैस महंगी होगी और यहाँ पर अब विंटर आ गया, हीटिंग के बगैर तो बहुत मुश्किल हो जाता है फैमिलीज़ का सर्वाइवल। अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से 2022 के स्टार्ट में 650 पाउंड्स पर होम आया था गवर्नमेंट की तरफ से, वो कुछ बेनिफिट टाइप के कुछ आए, लेकिन वो ओवरऑल उन्होंने कॉस्ट एस्टिमेशन करके उसको लीगल इसको ऐसे टैकल किया था कि बंदों पे इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि उनके नज़दीक 650 पाउंड्स जो है ना एक्स्ट्रा कॉस्ट की है, मे बी इट्स मोर देन दैट, लेकिन उन्होंने हर घर को दी है। उस घर से उनको ये मुराद थी कि जो भी रह रहे हैं रेजिडेंट है, इररिस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश पीपल, यानी कि हमारे घर में भी आया है कि ये आपकी मतलब कॉस्ट जो है इसको एडजस्ट किया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आई है। अब आप पाकिस्तान चले जाएं, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन तो एकदम अब्रप्टली अफेक्ट करती है। एक रिपोर्ट है पाकिस्तान जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, उसके मुताबिक जो है ना हम लोग 80% जो हमारा आता है फ्यूल वगैरह वो बाहर से आता है। वो कहते हैं कि सर कि जब पेट्रोल प्राइसेस सर्च करती हैं 22%, अभी सिर्फ ऐलान ही होता है, डार साहब ये कोई ऐलान नहीं करते हैं, तो एकदम ट्रांसपोर्ट की 15% प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। जब 15% प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट के साथ ही तो अशिया जुड़ी हुई है, तो उनकी प्राइसेस एकदम ऊपर चली जाएंगी, जिसकी वजह से दिनों में जो है ना इन्फ्लेशन ज़्यादा आ जाती है। एक और मैं चीज़ देख रहा था, आपको अगर याद हो कि जब ये यूक्रेन की और रशिया की वॉर हुई है, तो बिकॉज ऑफ दिस फ्यूल कंजम्पशन, बिकॉज हम इंपोर्ट करते हैं, तो 14% इंक्रीमेंट की वजह से 20% इंक्रीज आया है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में, और इसने डायरेक्टली हिट किया है हमारी डेली लाइफ को, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जब आपके ऊपर जाएगी तो आटा, दाल, चीनी, जितनी भी चीज़ें हैं ये शहरों में, देहातों में ट्रांसपोर्ट के जरिए जाती है, जिसकी वजह से आप देखें एक चीज़, अगर कराची में फॉर एग्जांपल 60 रुपए की चीनी है क्योंकि वहाँ पे मिल नज़दीक में होगी, लेकिन अगर वो नॉर्दर्न एरियाज़ में आएगी वायर ट्रैवलिंग, क्योंकि बल्क में आएगी, तो उस पर ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा। जब ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा तो वो जो बंदा है वो अपने भी पैसे प्रॉफिट बनाएगा, तो वो प्राइस कैसे ऊपर चली जाएगी, इस तरह वो ऊपर चली जाती है। अच्छा, देखिए मैं आपसे थर्ड क्वेश्चन ये पूछूंगा कि देखिए जैसे पाकिस्तान माशाल्लाह आपको पता है एक नेचुरल रिसोर्सेज का जिसे कहते हैं ख़जाना है हमारे मुल्क के अंदर। अब देखिए हमारे मुल्क में सुई भी है, कोयला भी है, कहीं ना कहीं ऑयल भी है हमारे मुल्क के अंदर, तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज क्यों नहीं यूज़ करते? मतलब व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड? हमें हर चीज़ क्यों इम्पोर्ट करनी पड़ती है, छोटी से छोटी चीज़ भी पाकिस्तान के लिए? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मिनरल्स और ये कोल गैस में लतादार एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 175 बिलियन टन जो है ना कोल अनटैप जो है डिस्कवर हुआ है, लेकिन वो अभी तक उसको यूज़ में नहीं लाया गया, जिसकी वजह से अब हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और ये कह लें कि पॉलिसी नहीं है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट करें, उसको यूटिलाइज़ करें, उससे हम जो है अपने एनर्जी क्राइसिस को पूरा करें। एक केस स्टडी थी कि थार सिंध का पायलट प्रोजेक्ट था जहाँ पर उन्होंने कोल पावर जनरेशन सिस्टम लगाया था, लेकिन उसकी प्रॉपर स्केलिंग नहीं की गई और वो उस तरह का एनर्जी क्राइसिस पूरा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से सालाना हम जो है तकरीबन 2 बिलियन की जो है ना इंपोर्ट करते हैं कोल
ताकि हम अपना एनर्जी क्राइसिस को पूरा कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट इनको प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर और ये प्रॉपर जो इस चीज़ के एक्सपर्ट्स लोग हैं इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये एक हैवी अमाउंट है, स्टेक होल्डर्स का काम है। ये आम पब्लिक इसमें इसका रोल अदा नहीं कर सकती, क्योंकि बातें करनी बहुत आसान है। एक चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, मशीनरी लगाना, डेवलप करना, उसे एनर्जी सेक्टर बनाना और उसकी प्रोबेशन बनाना कि कितने साल काम करेगी, ये बहुत मुश्किल है। अगर आपने रिसेंटली देखा ना, लोग ट्रोलिंग भी करते हैं कि हम जो एनर्जी सेक्टर के उन लोगों को भी हम पैसे दे रहे हैं जो पावर प्लांट्स काम भी नहीं करते, क्योंकि वो आपकी पिछली प्रेस गवर्नमेंट से इस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं कि ये काम करें ना करें, इनकी पेमेंट्स जाएंगी, जो कि हमें सालाना अरबों रुपए में नुकसान जा रहा है। तो आई थिंक सबसे पहले गुड पॉलिसी चाहिए और उसके बाद आप इसको निकाल के इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, देखें यार, आपको पता है कि हम पाकिस्तान में, जैसे मैंने आपसे अर्लियर ऑन पूछा कि हम पाकिस्तान में कब तक जो है वो चीज़ें जो है वो बाहर से मंगाते रहेंगे, और तो ये आपके ख्याल में ये कब तक चलता रहेगा ऐसा हमारा कि लाइक हमारा इतना, जैसे हमारा इतना माशाल्लाह इतना अच्छा मुल्क है, वसी मुल्क है, कानून के ख़जाने भरे पड़े हैं पाकिस्तान के अंदर, मादनियात, एवरीथिंग, बट हम अभी सुई से लेकर धागे तक ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम अब्रॉड। ऐसा क्यों है पाकिस्तान में? अच्छा, मैं आपको एक और स्टैट्स बताता हूँ। वो जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था उसमें ये आया कि अप्रॉक्सीमेटली जो $20 बिलियन है ना, वो हम इंपोर्ट करते हैं अपनी जो बेसिक एसेंशियल्स हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, फूड और मशीनरी हो गया। पाकिस्तान को सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। आई थिंक ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा हमारे लिए। अब इसकी ज़िंदा मिसाल हमारे पास ऐसी है कि सी पैक का प्रोजेक्ट है। अब सी पैक एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि उसमें आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट कर रहे हैं। अब हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो एनर्जी क्राइसिस है, देखा जाए तो दुनिया जो है वो नेट कार्बन जीरो की तरफ जा रही है, जिसमें सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स हैं। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें हमें काम करना चाहिए, वो है एग्रीकल्चर। हमारा मुल्क ज़राअत का मुल्क है और हमारी ज़राअत बहुत अच्छी है। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो पाकिस्तानी राइस की प्राइस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो हम फर्टिलाइज़र प्लांट्स को भी फोकस करें, अपने मुल्क के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें अच्छा काम करें, तो वो भी हमारा एक्सपोर्ट का एक ज़रिया बन सकता है और इससे हमारा जो ये बर्डन है ये कम हो सकता है। जैसे आपको ये भी नहीं लगता कि मैं थोड़ी सी ऑनलाइन की बात करूँ, जैसे दुनिया जैसे देखें ऑनलाइन में कहाँ से आगे जाती जा रही है, लाइक अमेज़ोन, ईबे, पेपाल। पाकिस्तान में आपने कभी देखा कोई ऐप भी, पाकिस्तान में कोई ऐप भी नहीं है, ना अमेज़ोन है, ना पेपाल है, ना ईबे है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर ना अभी। तो आपको नहीं लगता कि हमारे जो पाकिस्तान है उसको इन चीज़ों की ज़रूरत है, लाइक इसकी वजह से हमारा जो मुल्क है वो थोड़ा सा ऑनलाइन अर्निंग की वजह से हमारे जब डॉलर आएंगे, पाउंड्स आएंगे, लाइक जब बाहर की करेंसी आएगी तो हमारे मुल्क की इन्फ्लेशन कम होगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, जो आईटी इंडस्ट्री है आई थिंक वो भी एक अच्छा बिलियन ऑफ डॉलर्स में रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जिसमें लोग ठीक है हमारे मुल्क में उनके प्रॉपर हेड ऑफिसेज नहीं है, लेकिन स्टिल पीपल आर वर्किंग इन अमेज़न, पेपॉल, अपवर्क, फाइबर। तो अब देखें ना, इधर पाकिस्तान में उन्होंने वो लगा दी थी, फायरवॉल लगा दी थी, उसके बाद कितने लोगों की जॉब चली गई फाइबर की वजह से। लाइक लोग उस पर तो बाकायदा उन्होंने लिख दिया कि पाकिस्तान से अगर काम करा रहा है तो फिर अपनी ही जिम्मेदारी भी कराए, यू नो। बिल्कुल, वो फायरवॉल से जो है थोड़ा सा इंटरनेट की स्पीड में प्रॉब्लम आ गया था और वो उन्होंने ऑब्वियसली अपने उस पर कन्वे कर दिया था अपने जितने भी यूज़र से कि अगर आपका कोई भी क्लाइंट या आपका कोई भी पर्सन जो पाकिस्तान से आपको सर्विसेज दे रहा है वो एट द मोमेंट टेम्परेरी नॉट अवेलेबल है, क्योंकि उनके कुछ इश्यूज़ हैं। अब उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था और गवर्नमेंट ने इसको आई थिंक डीपली कंसर्न किया होगा। उसके बाद मैंने अभी तक दोबारा नहीं देखा कि किसी ने बात की हो, लेकिन एक मैं रिपोर्ट देख रहा था उसमें एक फ्रीलांसर था। अब आप इसको देखें कि उसने फाइबर अपवर्क पे ना वेब डेवलपमेंट का काम शुरू किया 2020 में। मेरे ख्याल से उनका नाम अली है और 2022 में वो पर मंथ $2,000 कमा रहे थे, विच इज़ अ गुड अमाउंट। अब आप बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को देखें तो $2,000 से अब वो बंदा वहाँ पर अपना गुजारा कर सकता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। तो इंडिविजुअल की बात हो रही है। बिल्कुल, मैं तो पाकिस्तान ऑल ओवर पाकिस्तान की बात, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपने बात की फाइबर की, मैं अमेज़ोन ईबे की बात करूँ, लाइक यू नो द अमेज़ोन, ईबे और अली बाबा, ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे दुनिया के जो सेलर्स हैं वो लाखों करोड़ों में अपनी अर्निंग कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता अगर ये सारी ऐप्स पाकिस्तान में अगर स्टार्ट हो जाएं, लाइक पाकिस्तानी सेलर को पता है पाकिस्तान में लोग लेदर का काम करते हैं, ज़्यादा लेदर है पाकिस्तान में, हैंडमेड चीज़ें हैं, हमारी जो चीज़ें गारमेंट्स में हमारा पाकिस्तान बहुत आगे है, यू नो। लाइक अगर आप देखें, अगर कभी आप यहाँ की शॉप पे जाएं, लाइक टेस्को,
आज आपको बेड शीट्स, बेडिंग्स, क्लोथिंग आपको सारी पाकिस्तान मेड लिखा होगा, मेड इन पाकिस्तान। आई एम श्योर जब मैंने कभी कपड़े पहने शायद ये भी इस पर भी कहीं लिखा हो मेड इन पाकिस्तान। तो हमारे लोग ऐसा क्यों नहीं करते पाकिस्तानी कि उसको कुछ हमारी गवर्नमेंट ऐसे क्यों कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बनाती कि कोई पॉलिसीज़ बनाए कि अमेज़ोन या ईबे पाकिस्तान आए और हमारे सेलर्स को बोले यस यू कैन सेल इट ऑन योर प्लेटफॉर्म। मेरे ख्याल से हमारे पास अपना एक प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का, दराज मतलब लेकिन एक और बात है, देखें जब आप लोकल मैन्युफैक्चरर को एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, उसको एनहांस करना चाहते हैं, तो आप उस प्लेटफॉर्म में काम करें, क्योंकि जब ये इंटरनेशनल आउटलेट्स आएंगे ये तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे ना, जहाँ पर आप सेल करेंगे, तो ऑब्वियसली इनको भी पैसे जाएंगे। अगर दराज पे देखें, हमारा जो ई कॉमर्स दराज है इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ इसमें फैक्ट्स हैं, लेकिन जब दराज पे एक बंदा बिजनेस ओपन करेगा राइट, तो वो ऑब्वियसली स्किलफुल पीपल लेगा। आपके जितने भी लोग बैठे हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो अगर अपने आप को दराज पर प्रेजेंट करेंगे तो उनकी इंडस्ट्री ऊपर ही जाएगी। और आप कुछ ऐसे केसेस मैंने देखे हैं पाकिस्तान में जो बाकायदा दराज पे अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें मेरे ख्याल से ये गारमेंट्स का और ये लेदर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। वो रिस्ट्रिक्टेड इन पाकिस्तान है ना, मैं बात कर रहा हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। जगह फर्ज करें तो अगर हम यहाँ पे रहते हैं ना, तो हम इफ़ वी बाय समथिंग फ्रॉम अमेजोन इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। चाइना से भी आ सकती है, फ्रांस, इटली, यूरोप, एनीवेयर यू जस्ट नेम इट। इवन इंडियन ओरिजिन से भी लोग चीज़ें सेल कर रहे होते हैं अमेजोन के ऊपर, ईबे के ऊपर। मगर जब दराज की बात करें, ऑफ कोर्स दराज इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर पाकिस्तानी पीपल विद इन द पाकिस्तान। आई एम टॉकिंग अबाउट कि यार बाहर से डॉलर क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान, ऐसा हमारे गवर्नमेंट क्यों नहीं पॉलिसी बना रही कि हम जैसे हम यहाँ पे फ्रीली जो है बिल्कुल ही जो है वो अमेजोन से चीज़ें बाय कर रहे होते हैं और ईबे से बाय कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की कोई भी इम्पोर्टेड चीज़ खरीदनी होगी ना, वो यही बोलेगा कि यार आप मेरे को फला बंदा पाकिस्तान आ रहा है, यूके से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, तो मेरे लिए आते हुए ये चीज़ ले आना। हम इस चीज़ से महरूम क्यों है पाकिस्तानी? हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्चुअली। आप जैसे आप बात करें ना कि अमेजोन पाकिस्तान में अपना कोई वेयर हाउस ओपन करे, लेकिन वो वेयर हाउस जो है ना वो आपको वहीं पर सर्विसेज देगा। अगर आप थोड़ा सा इसमें रिसर्च करें, हमारी जो चीज़ें वो एक्सपोर्ट हो रही हैं, अमेजोन पे लोग बेच रहे हैं। अब मेरे ख्याल से हाफिज अहमद साहब का अकाउंट है, ये किसका अकाउंट है, उनकी नीश टेक्सटाइल है। अब वो ऑल ओवर द मेरे ख्याल से यूके बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट वो पाकिस्तान से कर रहे हैं, मटेरियल उनका यूके के वेयर हाउस में है और वो बेकर है। सर ये अगेन लेकिन सर्कल से होके आ रहे हैं ना, एग्जैक्ट स्ट्रेट अब सेलर के पास आपकी चीज़ नहीं जा रही ना। देखिए वो उसके लिए तो फिर प्रॉपर डायलॉग सिस्टम चाहिए ना। अभी आप मुझे बताएं, सबसे पहले हमारे पास पेमेंट सिस्टम नहीं है। अब पेपॉल पाकिस्तान में चलता ही नहीं है, तो देखे ना अभी इंटरनेशनल पेमेंट्स जो है वो कैसे जाएंगी, इजीली जा नहीं सकती। अभी देखे ना इंडिया हमसे हमारे साथ साथ भी बना है इंडिया। अभी इंडिया में आप किसी पान वाले की दुकान से पान खरीदने भी जाएंगे ना, वो बोलेगा सर मुझे पेटीएम कर दें, आप पेटीएम कर दें। हमको 10,000 तरीके, हमारे पास तो वही मतलब कैश लेकर। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि अगर आप पाकिस्तान अभी जाते हैं ना, तो अगर आपको बैंक में सिर्फ पैसे रखने भी हैं अपने, मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदे की, रिक्शा ड्राइवर की या सब्जी वाले की, अगर उसके पास डेली वो कैश कमा रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसके पास कोई फ़र्ज़ करें महीने का कोई 15, 20, 25 हज़ार रुपये कैश इकट्ठा हो गया है। अब वो बेचारा जा रहा है मैं जाके बैंक में रखा कर आ जाऊँ थोड़े से पैसे, वो पहले बैंक की लाइन में लगेगा, उसको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और शायद वो बेचारे को अपना लिखना पढ़ना भी ना आता हो। हमारा चीज़ें इतनी मुश्किल बनाई हुई है ना, फिर लाइन में लगेगा, फिर कैश पे जाएगा, वो पैसे जमा कराएगा, इट्स गोना टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर। और आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जाइए, इवन मैं आपको यूके की मिसाल दूँ, हम यहाँ पे रहते हैं, आप ऑल ओवर यूरोप चले जाइए, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाएँ, अपना कैश उसको दें, अपना डेबिट कार्ड उसको दें, पैसे आपके अकाउंट में लाइक विद इन लेस दैन 30 सेकेंड्स। तो हमारा जो माशरा है, हमारी जो चीज़ें, हमने इतनी चीज़ें अपने लिए इतनी मुश्किल क्यों करी हुई हैं पाकिस्तान में? हाँ, हम लोग ना असल में टैक्स बहुत बचाते हैं। अब पाकिस्तान में आप देख लें, कोई भी दो बंदे डील कर रहे होंगे ना किसी भी चीज़ में, वो कैश में डील करेंगे, इवन के निकालेंगे बैंक से पैसे। अब एक कंट्री का जीडीपी रेशियो जो है वो टैक्स से तो चलेगा, बढ़ेगा। जब टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगी तो वो गवर्नमेंट के पास अख्तियारात होंगे, वो चीज़ों में सब्सिडी भी दे सकती है। जैसे अब पुअर पीपल हैं या हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उनको उस टैक्स के पैसे को लोग अच्छे कॉज के लिए भी यूज़ करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी एट द मोमेंट कंडीशन ऐसी बन गई है कि इंस्टेबिलिटी इतनी हो चुकी है कि ट्रस्ट लेवल ख़त्म हो चुका है। इवन कि मैं भी पाकिस्तान जाऊँगा ना, कुछ चीज़ लेनी है ना, मुझे भी बंदा कहेगा यार आप बैंक से पैसे ला के मुझे दे दी। तो कैश का फ़्लो इतना ज़्यादा है, इतना फ़्लो ज़्यादा है कि हम लोग खुद ही इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। ये सारा कसूर गवर्नमेंट का भी तो नहीं है ना, स्टेट का भी तो नहीं है, लोगों का भी हक बनता है कि वो प्रॉपर चैनल को फॉलो करें। अब आप कहते हैं कि वहाँ पर लाइनें लगती हैं, और ये आपको पता है हमारा जो सिस्टम है वो कोशिश करता है कि कस्टमर को प्रॉपर डील करे।
इवन कि एटीएम्स में ये ऑप्शन आ चुके हैं कि आप वहाँ पर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, एटीएम से पैसे भेज सकते हैं। अब तो ऐप्स आ गई हैं। मेरे अपने भाई हैं, उनके साथ जब मेरी बात होती है या उनके साथ मैं मनी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, ऐप से सारा कुछ कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या है, हमारी गवर्नमेंट ने ना डंडे के जोर पे लोगों को फाइलर कराया है कि आप फाइलर बने। ठीक है, उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हम लोग डरते हैं, फाइलर नहीं बनते क्योंकि टैक्स नंबर बनता है, कुछ भी हम करेंगे तो वो टैक्स में आ जाएगा। अब उस फाइलर से उनको ज़्यादा फायदा है। जैसे मैं समझता हूँ फाइलर होने से क्या फ़ायदा है, मेरे मुल्क को टैक्स ही जाएगा ना, जितना भी जाएगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन करूँगा, कोई चीज़ लूँगा, कोई बाय करूँगा, सेल करूँगा, ठीक है इन्फ्लेशन है, लेकिन मैं अपना रोल तो अदा कर रहा हूँ। आप यहाँ पर रहते हैं, आप टैक्स नहीं देते, आप तो एक एक चीज़ में टैक्स देते हैं। इंश्योरेंस लेते हैं, उसमें टैक्स है। गाड़ी की कोई इक्विपमेंट है, उसमें वैट लगता है। उसके बाद आपकी टैक्सी की जो उसमें आप देते हैं, ठीक है। फिर आप ग्रॉसरी को लेते हैं, उसमें आपको टैक्स लगता है। तो टैक्स तो आप हर जगह देते हैं। अब ये हम लोग अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि हमने टैक्स बचा लिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हमारी सोसाइटी को भी रोल अदा करना चाहिए ताकि प्रॉपर टैक्स जनरेशन जो है ना वो रजिस्टर्ड हो। हमारे कुछ जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो टैक्स रजिस्टर्ड ही नहीं है। जगह हमारा जो FBR है, आपको ऐसा नहीं लगता थे भाई, मैं तो कराची से हूँ, आपको पता ही है कराची, कि आई वुड से कि अभी तक कराची 60 to 70% टैक्स जमा कराता है फॉर ऑल ओवर पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कराची से टैक्स आता है। तो ऐसा सिस्टम पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं होता कि लाइक इतने बड़े बड़े शहर हैं, आपको पता है फैसलाबाद वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन लाइक फॉर लाइक क्लोथिंग, बेडिंग एंड ऑल दैट। लाहौर इतना बड़ा सिटी है, तो वहाँ से टैक्स कलेक्शन क्यों नहीं होती, सिर्फ कराची पे ही जोर क्यों होता है? मेरे ख्याल से कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी। बिल्कुल आपके ठीक है, दिल है कराची, पाकिस्तान को चलाता है, सारे हेडक्वार्टर्स कराची हैं, बिजनेस, क्योंकि सी आपका लगता है और सी की वजह से सारा जो मतलब टोटल जो आपकी मेन एक्सपोर्ट प्रोमिनेंट जगह है वो कराची है। अभी गवादर डेवलप हो रही है। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे ख्याल से जो छोटे शहर हैं वहाँ पर बिजनेस लेवल अपग्रेडेशन का नहीं है कि वो प्रॉपर टैक्स जनरेशन में आ जाए। हालांकि हो सकता है फैसलाबाद में जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो, देखिए आपने पिछले दिनों रिपोर्ट पढ़ी है कि वो कहते हैं कि हमने फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, हम उनको चला नहीं सकते। पता नहीं, वैसे मतलब सोशल मीडिया पे आई डोंट नो फेक है ये जेन्युइन है, लेकिन खबरें तो चल रही है ना कि जी फलां बंदे ने फैक्ट्री बंद कर दी, इतने मुलाजिम निकाल दिए। अब मसला क्या है कि जब एक कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो वो अपना टैक्स भी शो करेगी। जब उसका प्रॉफिट कम हो रहा होगा ना तो वो स्टेप्स ढूंढेगी कि मैं कहाँ से टैक्स बचा के अपने प्रॉफिट को कम ना होने दूँ। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे काफ़ी रिफॉर्म्स चाहिए। और अगर आपको याद हो ना, शब्बर जैदी साहब एक प्रोग्राम में बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई मेरी इमरान खान और जनरल बाबर से बात हुई थी और हम कह रहे थे कि हम FPR में नए प्रोटोकॉल्स, नई चीज़ें लाते हैं, करेंगे हम क्या कि टैक्स रिफॉर्म्स लाएंगे। 25,000 बंदा है शायद, तो 5,000 सिर्फ काम के लिए चाहिए, बाकी 20,000 बंदा नहीं चाहिए, सैलरी उनको भेज देंगे। मसला ये था कि उनकी जो टैक्स कलेक्शन के प्रोसीजर में ना करप्शन बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो सिस्टम चल नहीं पाया और बस फिर वो शब्बर साहब भी साइड पर रोके। तो एक इशू ये भी है कि हमारे टैक्स कलेक्शन में भी प्रॉब्लम है। अगर हमारा प्रॉपर्ली टैक्स कलेक्शन हो जाए और वो खजाने में आए तो गवर्नमेंट फिर उस पैसे को यूज़ कर सकती है। अब ये कहना बहुत आसान है कि गवर्नमेंट चोर है, वो चोर है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जब आप जाके देखें उस जगह, आप देखेंगे उनके लिए कितना मुश्किल है। मेरे ख्याल से हर बंदे के समझने के लिए आसान नहीं है। हम भी सिर्फ बात करके तनकीद करते हैं ना, जो एक्चुअल ग्राउंड पे बंदे बैठे हैं उनको पता है कि कितनी रियलिटी है इसमें। चलिए मैं थोड़ी सी इस पर बात करेंगे, डेली एक्सपेंसेस जो लोग मैं बात करूँगा, नॉर्मल जो वर्किंग क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग, इवन अपर क्लास लोग की बात भी करते हैं। आप कैसे मतलब इसको टैकल करें इस चीज़ को? ₹1,00,000 सैलरी मेरे ख्याल से ये इनफ सैलरी है पाकिस्तान में, मगर चीज़ें इतनी महंगी हैं, टैक्सेस, हर चीज़। जो अगर आप कुछ बच्चे की चॉकलेट भी खरीदने जाएँ या बच्चे का पैम्पर खरीदने भी जाएँ, एवरी सिंगल दिन जैसे भी आपने वो टैक्स कलेक्शन प्रॉपर तरीके किया जाए ना, तो हर चीज़ पर तो पास में टैक्स लगा हुआ है। आप कोई चीज़ भी बाय कर रहे हैं उस पर टैक्स तो होता ही ऑलरेडी, तो टैक्स तो वो हमसे ले रहे हैं ना, चाहे वो टीवी का, चाहे वो बिजली का बिल आ रहा हो उसमें टीवी का टैक्स लग कर आता है, चाहे वो गैस का बिल आ रहा हो उसमें टैक्स अलग से लगे आते हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लें तो आपको जो बिल होगा ना वो अलग से लिखा होगा, उसके नीचे लिखा हुआ होगा सर अब ये आपका टैक्स है, आपको अलग से पे करना है 15% या 20%, जो भी व्हाट्सएवर। तो गवर्नमेंट हमें टैक्स तो ऑलरेडी ले रही है ना, तो फिर आप किस टैक्स की बात कर रहे हैं कि टैक्स हमसे कि दोबारा टैक्स कलेक्शन प्रॉपर नहीं हो रही है? देखिए, मैं जो बात आपसे कर रहा था वो बिजनेस की कर रहा था। तो ये भी तो बिजनेस ही है ना, नहीं, ये बिजनेस है। आप पर्सन की बात कर रहे हैं, अगर आप सैलरी वाले बंदे की बात करें ना, वो तो देखें पे टू पे चेक पे चल रहा है, अब उसको सपोर्ट की भी ज़रूरत है। आप एक और कंपैरिजन देखें कि हमारे जो थोड़ा सा एलीट क्लास आती है उसको क्यों नहीं इफेक्ट पड़ता। मैं ये नहीं बात करता उनके पास पैसा ज़्यादा है, लेकिन आप उनकी टेक्निकल अप्रोच भी तो देखें, उनका भी देखें, किसी ने मेहनत की होगी, किसी ने स्टार्ट किया होगा। देखें, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब आप 1 पर्सन घर को चला रहा है और साथ उसमें दूसरा खड़ा हो जाता है, आई थिंक दे शुड
ट्राई टू इन्वेस्ट इन समथिंग। अब इसकी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, आपका माइंड डिफरेंट है, मेरा माइंड डिफरेंट है, तीसरे बंदे का माइंड डिफरेंट है। हमारे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं। सर प्रॉपर्टी बाय करना, सर आप देखिए, गरीब से गरीब बंदा भी है, मेरी बात पूरी सुनिए, अब गरीब से गरीब बंदा भी है ना, उसका प्लॉट जरूर होगा, ठीक है। अब ठीक है, विद इन्फ्लेशन उसकी प्राइस हाई जाती है, लेकिन वो आपको एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं जनरेट करे। एग्जैक्टली, ठीक है, वो आपकी देखे, अगर आप प्लॉट की कीमत हाई गई है ना, आपने प्लॉट बेचना, आपको पैसे चाहिए, जब प्रॉपर्टी वाले को किसी बंदे को ये फील हो जाएगा ना कि इसको पैसे चाहिए, तो आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन कर देगा वो, क्योंकि आपको कैश चाहिए। देखिए इमरान, जैसे इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, अगर पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही है, मगर इसकी वजह देखिए जो अपर मिडिल क्लास बंदा था वो मिडिल क्लास हो चुका है, जो मिडिल क्लास था वो लोअर हो चुका है, जो लोअर था वो बिल्कुल ही गुर्बत की लाइन के ऊपर आ चुका है, और जो गरीब इंसान था वो तो ऑलमोस्ट मर चुका है। इसकी मिसाल मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों आप देखें पाकिस्तान में कितने लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं, अपने बच्चों को जहर दिए हैं, लड़कियों ने, औरतों ने गले में फंदे लगाकर जो है वो अपने आप को पंखे से लटका लिया। देखिए इस गुर्बत में पाकिस्तान का बुरा हाल है। क्राइम रेट जो है वो आई वुड से लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर वो 200% बढ़ चुके हैं, खासकर कराची में मेरे ख्याल से कोई ऐसी गली, कोई ऐसा चौक, कोई ऐसा मुकाम, जो कोई ऐसी जगह जो है वो सेफ़ नहीं है जहाँ पे चोरी डकैती ना होती हो। डकैत जगह जगह कराची में घूम रहे हैं। हर इंसान को वो ये नहीं देखते कि वो रिक्शे वाला है, कोई फल वाला है, कोई लड़की है, कोई औरत है, कोई बच्चा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जान हथेली पर रख कर आते हैं, उसको लूटते हैं और चले जाते हैं। मतलब वो ये भी ख्याल नहीं करते कि हमारे वजह हम किसी को गोली ना मार दें, किसी की जान ना चले जाए। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर वो आते हैं इस तरीके से और लोगों की जान लेके चले जाते हैं। मुझे डर है कि पाकिस्तान, कराची में जिस तरीके से हालात बढ़े हैं अभी क्राइम के, मुझे लगता है, आई होप अल्लाह का आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है जो क्राइम है ना ये ऑल ओवर पाकिस्तान बढ़ेगा। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो हमारी यूथ है उसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 8% पे जा रही है। चले कुछ तो होंगे जो शुरू से डकैत होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं थे। अब जब इन्फ्लेशन हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, भूख है, बिल्कुल पुअर क्लास आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो क्या करेगा? 2-4 लड़के जब जुड़ेंगे तो उनके दिमाग क्राइम की तरफ ही जाएंगे। अगर आपने कुछ देखा हो तो बाज़ चोरों का भी आया भी है, कोई पता नहीं कहीं पे जॉब करता था, कहीं पढ़ा लिखा हुआ लगा हुआ था। मैं 1-2 चीज़ें देख रहा था, वो एक बंदा तो काफ़ी पढ़ा लिखा हुआ था, लेकिन वो कहता है कि मैं इस नैश पे, उसका जब इंटरव्यू कर रहे थे, कहते हैं मैं इस नैश पे आकर मैं क्या करूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से हमें जो है अपने एजुकेशन सेक्टर पे काम करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिमांड एंड सप्लाई। देखिए हमारे मुल्क में लाकानूनियत किस चीज़ की है, कोई भी फील्ड उठा लें, कोई भी चीज़ उठा लें, उसकी डिमांड एंड सप्लाई की रेशो ही नहीं बराबर होती, मैच ही नहीं होती। मौजूदा जो कंडीशन चल रही है उसमें तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के तो बहुत बुरे हालात हैं, और क्राइम रेट ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा। जब आटे की बोरी की कीमत 100 रुपये से होकर 200 पे चली जाएगी तो आपका ख्याल नहीं है कि उसके लिए चोरी करनी पड़ेगी। और जैसा आपने बताया कि सफ़ेद पोश लोग भी अब ख़त्म होने के नज़दीक आ गए, तो देखें सब घरों में एक जैसी सोच नहीं होती, कुछ फिर बेचारे मजबूरन क्राइम की तरफ आ जाते हैं। बहुत लोग भीख मांगने पे आ तो चुके हैं। मैं बिल्कुल, ये भीख वाली कंडीशन भी बेताशी हो गई है और इसमें काफ़ी इंक्रीमेंट आया। लेकिन मेरे ख्याल से अभी हमारे जो माशरा है उसमें एक चीज़ आनी चाहिए कि हमें लोगों को एम्पावरमेंट करना चाहिए, लोगों का एहसास करना चाहिए, जो रिच पीपल है उनको रोल अदा करना चाहिए। लेकिन इस टाइम अल्लाह जाने क्या मैं इसी पे आने वाला था। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा गुर्बत की ना। हज़रत उमर का फरमान है कि अगर किसी मुल्क में गरीब इंसान चोरी करता है, डकैती करता है ना, तो समझो उस मुल्क का जो हुक्मरान है ना वो उसका जवाब दे होगा आखिरत के अंदर। और अभी आपने जैसे बात की लीड क्लास की, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि कुरान की कोई ऐसी आयत जो है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप पैसे को सेव करो, या पैसा बचाओ, या पैसे को उसका ज़ख़ीरा करो। मैंने तो जैसे जितनी भी एलीट, मैं बात कर रहा हूँ जो अपर एलीट क्लास है, बहुत जैसे कहते हैं ना कि अमीर, जो बहुत ही अमीर लोग हैं, जो मिलों के मालिक हैं, उनका आपको नहीं लगता कि उनका चाहिए कि हमारे मुल्क में कुछ कंट्रीब्यूट करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो तो ऑफकोर्स उनके बिजनेस तो चल ही रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि उनको चैरिटी करनी चाहिए टुवर्ड्स गरीब जितने लोग हैं। मतलब माशाल्लाह उनके पास अरबों खरबों रुपये पाकिस्तान में उनके पास है। आपको ऐसा नहीं लगता कि उनको चाहिए, मतलब अगर फ़र्ज़ करें इतने सारे अमीर लोग पाकिस्तान में, मतलब लातादाद हैं, मतलब यू कैन जस्ट नेम इट, यू नो, अनकाउंटेबल होंगे। अगर हर एक बंदा अगर अपनी एक ज़िम्मेदारी बांध ले कि मेरे इर्द गिर्द कोई 1000-2000 लोग हैं, या आई एम श्योर 4-5 हज़ार लोग हैं, इनकी मैं कफ़ालत करूँगा सर्टेन टाइम तक, जब तक उनको अच्छी नौकरी ना मिल जाए, या जिनके बच्चों को मैं कुछ पढ़ा दूँ, लिखा दूँ, ताकि वो जो है हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। मेरे ख्याल से चैरिटी जो है ना, उससे भी डिपेंडेंसी आ जाएगी।
आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन देखें, चैरिटी हो, ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो की बात ठीक है। जीडीसी का देखा आपने, पिछले दिनों उन्होंने ना एक अच्छा काम किया था कि उन्होंने स्किलफुल प्रोग्राम स्टार्ट कर लिए थे एक डिजर्विंग पीपल के लिए। हम उनको स्किल्स सिखाएं ताकि वो स्किल्स को यूज़ करके अपने लिए रोज़गार के मौके पैदा करें। अब आप देखिए, जैसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कफालत के लिए अपने बंदे ले लिए। अब ये वो एक अमाउंट देने लग पड़े, अब वो फिक्स्ड होगी, राइट। इन्फ्लेशन आई, शायद उनके भी बिजनेस इफेक्ट हो। जहाँ वो पहले 50 लाख दे रहे थे, अब अगर वो 20 लाख देंगे, सिस्टम तो क्रैश डाउन कर गया ना। 30 लाख की डेफिशिएंसी एक महीने में आएगी, अगले महीने में 60 हो जाएगी, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। हमें चाहिए कि हमें जो लोगों को है ना, वो स्किलफुल बनाना चाहिए। उनके अंदर एक ऐसी चीज़ डेवलप करें कि वो अपना रोज़गार खुद बना सकें। बाराकाऊ में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, पिछले दिनों मैं देख रहा था, वैसे सोशल मीडिया पर था कि उन्होंने एक कन्वेंशनल कॉलेज ओपन किया जहाँ पर वो वेरियस डेली लाइफ स्किल्स सिखाते थे। जिसमें देखें, अब देख लें जैसे कारपेंटिंग होगी, अभी अगर आप आ जाए इसमें ऑनलाइन पे आ रहे तो ये वेब डेवलपमेंट का आपको पता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत अच्छे कोर्स हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग इन चीज़ों को सीखें और इस पे फिर काम करना शुरू कर दें। अब जैसे वीडियो एडिटिंग के स्किल्स हैं, आप देखें, अगर आपको पता हो, इंस्पायर्ड एनालिसिस्ट एक बहुत ज़बरदस्त नाम है क्रिप्टो करेंसी में, उसकी भी एक वीडियो आई है। वो भी कहते हैं यार, जो इतने भी बड़े कंटेंट क्रिएटर है ना, इनको वीडियो एडिटर बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो ये एक अच्छी यूनिक स्किल है। अगर एक बंदा पाकिस्तान में बैठ के स्किल को सीख के अच्छी तरह काम करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से वो अपने लिए रोज़गार बनाना शुरू कर देगा। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों में स्किलफुल नॉलेज बहुत कम है, जो है भी है वो थियोरेटिकल है, और बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनके पास प्रॉपर नॉलेज है। मेरे ख्याल से अगर ज़्यादातर आम लोगों में उस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जाए जिससे अर्निंग के मौके ज़्यादा हों, और जैसा कि अब आईटी का दौर ज़्यादा है, राइट, तो अब जो आने वाली जनरेशन है, ये जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, इनको कुछ ऐसे स्किल्स मिल जाए जिनसे ये ऑनलाइन, क्योंकि जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हुए तो आप ग्लोबली कनेक्ट हो गए। तो ये अगर $200 भी कमा गए मंथली, तो आप देखें 50-60 हज़ार रुपये तो बन ही जाएगा एट द मोमेंट, या इस कंडीशन में वो अपने घर को तो सर्वाइव कर जाएंगे। तो इस क्राइम की दुनिया से, ये कुछ बैड पीपल की सर्कमस्टांसेस से तो बच जाएंगे अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें। तो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन के साथ डील भी अच्छा किया जा सकता है, और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान जो है एक अच्छा एक्सपोर्टर बन जाएगा आईटी की इंडस्ट्री। चलिए इमरान, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बस कोशिश पूरी की ये बात करने की। आई होप नाज़रीन को हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, हमारी पॉडकास्ट अच्छी लगेगी आज की। हमने बड़ी अपने आसान अल्फाज में आपसे कोशिश करी थी आपको अपनी बात समझाने की, पाकिस्तान में जो इशूज़ चल रहे हैं उसको रेस करने की। आई होप आपको आज की पॉडकास्ट में मज़ा आया होगा। तो जैसे आप जानते हैं कि मेरी हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की पॉडकास्ट कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे पॉडकास्ट बनाएं तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। चलें नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।